नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे नीतीश कुमार और उनके बजट मॉडल की। आपने हाल फिलहाल सुना होगा कई वर्षों से कि बिहार में बजट सरप्लस आता है। कोरोना काल को छोड़ दें तो लगभग 10% विकास दर भी आपको खबरों में देखते होंगे। गुजरात मॉडल से टक्कर भी होती है। ये बिहार की जमीनी हकीकत नहीं है, ये है बजट का नीतीश कुमार मॉडल, यानी जीरो बेस्ड बजटिंग का भी बाप। पिछले साल नवंबर में नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कुमार हतप्रभ थे। मल्टी डायमेंशनल जब रिपोर्ट आई पॉवर्टी पे तो पाया गया कि 52% आबादी बिहार की गरीब है। ये आंकड़ा सिर्फ कमाई नहीं बल्कि सफाई, स्कूल में दिखाए गए बिताए गए साल, आपका घर, छत धोने का और पीने का पानी, इन सबको मिलाकर तैयार किया गया। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल समेत 11 जिलों में गरीबी 60% से ज़्यादा बताई गई। नीतीश ने कुछ दिन चुप्पी साधी और फिर ये कहा कि हमारा क्षेत्रफल कम, आबादी ज़्यादा है। उधर लालू प्रसाद यादव ने फिसड्डी वाली रिपोर्ट पर चुटकी ली, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये थी उनको नीतीश की सलाह। खैर, अब तो दोनों साथ हैं, इन्हीं की सरकार है, तो हाँ, नीति आयोग जैसी रिपोर्ट पर भाजपा ज़्यादा बारीकी से पढ़ रही होगी कि क्या क्या आई थी दरअसल उस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार का एक प्यारा नारा है सी मतलब क्राइम। वो इस कहते हैं कि मैं इससे समझौता नहीं करता। उनका दावा है हम जंगल राज से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब अगर हम क्राइम ग्राफ को देखें तो ये राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इसीलिए 9 अगस्त के बाद ज़्यादा बढ़ गया होगा ऐसा नहीं है, जो कि जंगल राज रिटर्न्स हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब बिहार में हर दिन 9 मर्डर और लगभग 7 रेप की घटनाएं होती हैं। पूरे देश में 80 और 77 रेप, यानी क्राइम रेट में बिहार अव्वल ही माना जाएगा। ये 2020 के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, हमारे नहीं। हालांकि नीतीश कुमार से पूछिएगा तो वो बताएंगे रिपोर्टिंग बढ़ गई है, क्राइम घटा है। तो ये चमचमाती सड़कों और बिजली के बावजूद अगर कोई बिहार में निवेश से घबराता है तो गुंडा टैक्स या प्रोटेक्शन मनी एक बड़ा कारण रहा है। हालांकि इस पर भी नीतीश का लॉजिक कुछ और है। वो कहते हैं बिहार समंदर किनारे नहीं है, लैंड लॉक्ड है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा है, इसलिए उद्योग धंधे नहीं आते। और राजनीति में भूगोल का इस्तेमाल नीतीश कुमार करते हैं क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस की डिमांड को भी जिंदा रखता है। भले ही वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो चुका हो, यानी स्पेशल स्टेटस। अब उनको कौन बताए कि श्री कृष्ण सिंह के समय भी बिहार समंदर के पास था नहीं। फिर आज़ाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी में, आज़ाद भारत का पहला खाद कारखाना बरौनी में, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HEC हटिया में, अब झारखंड में है, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो, बरौनी डेयरी और 7-8 चीनी मिलें, ये सब बिहार में थी। 1961 की बात मैं कर रहा हूं तब। और आज हम इतनी दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास बताने को कुछ नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा ये अपनी विफलता छिपाते हैं और बजट सरप्लस बनाते हैं। अब एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो शैबल गुप्ता तो नहीं रहे, लेकिन वो पर्सनली उनसे मेरी जब बातचीत होती थी तो वो बताते थे 2005 में बिहार की बागडोर संभालने के बाद माली हालत दुरुस्त करने के लिए जिन 2 लोगों पर नीतीश ने भरोसा किया, उसमें एक शैबल गुप्ता थे, दूसरे NK सिंह, जो 2006-08 के बीच बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। 2018 में शैबल गुप्ता से मैंने पूछा कि जिस राज्य की हालत इतनी खराब हो उसका रेवेन्यू सरप्लस बजट कैसे हो सकता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च घटा दीजिए। तपाक से उनका जवाब मिला। फिर उन्होंने बताया कि खर्च से ज्यादा रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व की आवक दिखा दीजिए तो सरप्लस बजट हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। नीतीश कुमार और उनके पूर्व साझेदार सुशील कुमार मोदी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि बिहार का बजट 2005 से 2021 में 8 गुना से ज्यादा बढ़ गया, यानी 2005 में 24,000 करोड़ रुपए था, 2022 में अब इस साल तो 2,30,000 करोड़। लेकिन 15 साल और उसके पिछले 15 साल यानी लालू वाले 15 साल को देखें, पता चलता है उन्नति बराबर है। जब लालू यादव 1990 में आए तब जो बजट था वो 3,000 करोड़ रुपए था। जब गए यानी जब राबड़ी की सत्ता से विदाई हुई 2005 में तो 24,000 करोड़ था।
यानी तब भी 8 गुना ही बढ़ा। अब सवाल उठता है कि अगर बजट आकार विकास का पैमाना है तो पूरे देश का बजट 1990 की तुलना में 2020 में 20 गुना बढ़ चुका है, फिर बिहार में क्यों नहीं बढ़ा? राष्ट्रीय औसत से तुलना करते हैं कुछ और मानकों पर। मतलब 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर पूरे देश में, बिहार में 24,000 लोगों पर एक डॉक्टर। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपए, राष्ट्रीय औसत 1.5 लाख रुपए। 2010 में ये 7,800 रुपए था, जबकि राष्ट्रीय औसत 26,000 रुपए। यानी नेशनल एवरेज से 3 गुना का फर्क लगातार 12 साल से जारी है। 38 जिलों में से 13 को तो केंद्र सरकार ने पिछड़ा घोषित किया हुआ है। सरप्लस बजट पेश करने वाली सरकार का 75% रेवेन्यू केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र सरकार के अनुदान से आता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। जीडीपी में राज्य सरकार के अपने करों का अनुपात 2015-16 के 6.8 से घटकर लगभग 5.5 रह गया है, क्योंकि शराबबंदी वाला पैसा 5,000 करोड़ जो था एक्साइज ड्यूटी, वो खत्म हो चुका है। राज्य की जीडीपी की तुलना में कर्ज के मामले में बिहार टॉप 5 में है। यानी नीतीश कुमार बिहार को दिनों दिन खोखला कर तो रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। हम जो आईना वो तस्वीर जब पेश करते हैं बिहार की, वो कहते हैं कि बिहार ग्रो कर रहा है और ग्रोथ रेट 10% है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई देती है। दरअसल जिस हाल में नीतीश ने बिहार को संभाला था, उसमें ठीक से सांस लेना भी विकास का पैमाना माना जाता, ये सच्चाई है। उसकी तुलना में नीतीश ने अगर कहें तो पहले कार्यकाल में बहुत काम दिखाया बिजली और सड़कों पर, और ये दिखा। बीजेपी से खटास के बाद 2010 में जब नीतीश जीते, खटास इसलिए कि मोदी को उन्होंने आने नहीं दिया था, उन्होंने एक तिक्रम रचा। उन्होंने सारी योजनाओं या अगर छोटा भी विकास का कोई काम हो उसको अपने नाम पर उन्होंने तय किया कि पेश किया जाए। जैसे मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और अनगिनत। यानी वो इतने सतर्क रहे अपने अस्तित्व और अपने नाम के प्रति कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर ही सारी योजनाएं शुरू कर दी। खैर, कुछ कल्याणकारी योजनाओं के आगे जब उनको लगा कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है, तब उनको लगा कि नहीं, निवेश तो लाना पड़ेगा और सिर्फ वादे तक सीमित नहीं रहा जा सकता। तो नीतीश ने खुद मोर्चा संभाला, निवेशकों का सम्मेलन भी बुलाया। मुकेश अंबानी पटना आए, बीमार पड़े चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए 5 करोड़ का प्रोनोट लिखा और चले गए। फिर पटना की तरफ मुड़कर दोबारा उन्होंने देखा नहीं। टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने नीतीश के साथ नाश्ता जरूर किया, उद्योग लगाने की संभावना भी जताई, चले गए, फिर नहीं आए। फिर बिहार की याद नहीं आई। 2012 तक 96,000 करोड़ रुपए की 172 प्रस्तावित योजनाओं में से केवल 15 में 700 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया। तो बिजली और सड़क बन जाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में नीतीश कुमार 2020 में भी सफल नहीं रहे, और ये लगातार इसी तरह की चीजें सामने आती रहीं कि लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। इसीलिए उनके साथी अब जो लालू यादव हैं, उन्होंने तब एक ट्वीट किया था नीतीश कुमार को कहते हुए, तंज कसते हुए, आपके लिए हिंद महासागर कहां से लेकर आ जाएं। तो ये है, और वही लालू यादव आज साथ हैं। हमें देखना है कि हिंद महासागर बिहार के पास आता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। बुधवार को नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।